Students, today we are going to continue our previous class and we shall study analysis of sentences. Sentence को analyze करना sentence is divided into several parts. We shall discuss about it. Mainly a sentence can be divided into two parts: subject and predicate. Subject and predicate. What is subject? भाई सब्जेक्ट क्या होता है? The name of a person or a thing we speak about is called a sentence. यानी कोई भी पर्सन या थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एक सेंटेंस. भाई नोट कर लेना पॉज करके. तो व्हाट इज प्रेडिकेट? भाई प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट वी से अबाउट अ पर्सन or a thing is called a predicate. यानी सेंटेंस में जिस थिंग या जिस नाउन के बारे में, जिस पर्सन के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट है, और जो कुछ भी वर्ड वी से, जो कुछ भी हमने कहा है अबाउट अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट. डेफिनेशन ये हो गई है, नोट कर लेना. अब हम इसे सेंटेंस में समझते हैं. सुमन इज स्टडिंग फिजिक्स. Suman is a person about which we are going to speak. What speak? Is studying physics. भाई सुमन के बारे में बताया गया is studying physics. Here Suman is subject and the remaining part of the sentence which is used to give information about the subject is predicate. क्या है भाई ये? Predicate. मोहित is learning music. तो मोहित is subject, is learning music is predicate. इस तरीके से एक सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. Now we shall analyze the predicate. Predicate also can be divided into verb, object, complement and adjunct. इस पैटर्न को SVOCA कहा जाता है. SVOCA. आज हम छोटी छोटी जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और जो गलतियां नहीं करते हैं उनके लिए एक रिवीजन होगा. प्रेडिकेट के पार्ट हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट,
कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट। भाई वर्ब आप जानते हैं, अ वर्ब क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन or a thing is a verb. A word used for saying something about a person or a thing. एक person या thing के विषय में कुछ भी कहने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं हम वर्ब। चलो पहले वर्ब की स्टडी करते हैं। रमन is living in this building. The chair is broken. Kiran is an intelligent गर्ल। 3 सेंटेंस हैं। देखो भाई, रमन सब्जेक्ट है, इज लिविंग प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट में वर्ब की बात करें, इज लिविंग ये वर्ड इसके बारे में कुछ बताने के लिए यूज किया गया है। इधर इज ब्रोकन चेयर के विषय में बताने के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर सिर्फ इज किरण के लिए कुछ बताने के लिए यूज किया गया है। तो रमन, द चेयर और ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इज ब्रोकन, इज लिविंग, इज ब्रोकन और इज यहाँ पर वर्ब हैं। अब देखो, वर्ब की डेफिनेशन बताई है, लेकिन व्हाट अ वर्ब टेल्स अस। वर्ब हमें बताती क्या है? हमने कहा ना कुछ बताती है, किसी नाउन या किसी पर्सन या थिंग के विषय में हमें कुछ बताती है। तो क्या क्या बताती है उस पर नज़र डालें। नंबर 1 क्या बताती है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। कि एक व्यक्ति या कोई वस्तु क्या काम करती है, जैसा कि एग्जाम्पल 1 में बताया गया है। यहां पर वर्ब क्या बता रही है? इस व्यक्ति के बारे में कि ये क्या कर रहा है, ये उस बिल्डिंग में रह रहा है। ठीक। सेकंड थिंग, वर्ब क्या बताती है कि व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज। कि कोई व्यक्ति या फिर कोई थिंग है क्या, जैसे कि बताया गया है यहाँ, किरण इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। किरण क्या है? एक इंटेलिजेंट गर्ल है। यहाँ पर इज वर्ब है, क्योंकि ये क्या बता रही है कि ये किरण क्या है। दूसरा बताया व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, कि एक व्यक्ति या वस्तु क्या है। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एक पर्सन या कोई थिंग क्या करती है, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में बताया। सेकंड में कि थिंग और पर्सन क्या है,
ये बताया गया थर्ड में, किरण इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। थर्ड पॉइंट जो हमारे लिए वर्ब करती है वो क्या है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग, कि एक वस्तु या फिर किसी पर्सन के लिए क्या किया जाता है। जैसे द चेयर इज ब्रोकन, चेयर को तोड़ दिया जाता है। चेयर कुछ नहीं कर रही, इसके साथ किया गया है। तो वर्ब हमें तीन चीजें बताती है, पर्सन, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, और व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग। सोचता हूं शायद आपके समझ में आ गया होगा, फिर भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। आप सारे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं। देखो, और वैसे तो वर्ब को कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइटिव भी कई तरह की होती हैं, जिरंड होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं, इनका डिस्कस हम बाद में करेंगे। लेकिन मेनली वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेकंड मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब टू गिव कंप्लीट मीनिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड टाइम। टेंस एंड टाइम के अनुसार मेन वर्ब की हेल्प करती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दे कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। भाई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स अब ये होती हैं, भाई डू की फॉर्म यूज की जाती हैं, डज, डू और डिड। हैव की फॉर्म यूज की जाती हैं, हैज, हैव और हैड। बी की भी फॉर्म यूज की जाती हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर। ये सभी होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरी होती हैं भाई सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। जिन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। भाई ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं वो भी देखो। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, must, ought to, used to, dare और need। ये भाई होती हैं 13, जिनमें से used to, dare और need ये तीनों सेमी मॉडल होते हैं, क्योंकि इन्हें मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इसलिए यूज टू, डेयर और नीड ये तीनों सेमी
सेकेंडरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब भाई बात है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर होता है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ की जा सकती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ की जा सकती हैं। इन सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकता है। जनरली यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, भाई नोट भी कर सकते हो पॉज करके और बाकी आगे पढ़ते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि नोट करना चाहिए वहाँ पर आप पॉज करें और नोट कर लें। चलो भाई अब हम पढ़ते हैं कि हाउ वी कैन यूज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर वॉज वर्ब की बात करें तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। देखो ध्यान से, हेयर वॉज इज ऑक्सिलरी वर्ब, वेटिंग इज मेन वर्ब, वेटिंग इज मेन वर्ब, मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आता है आई वॉज, आई की जगह दूसरा भी यूज कर सकते हैं, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट या आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर कोई दूसरी वर्ब नहीं है और इसलिए वॉज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। क्योंकि वर्ब को हमने बताया कि वर्ब हमें क्या क्या बताती है, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, जैसा कि इसमें बताया है, भाई मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, इससे मतलब है कि वो व्यक्ति क्या है, क्या था भी आ सकता है, पास्ट में होगा तो वॉज आया, और यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। वैसे ही करण इज रनिंग ऑन द रोड, वो सड़क पर दौड़ रहा है, भाई काम कर रहा है। अब करण इज माय कज़न, यहां पर बताया कि करण क्या है, माय कज़न, तो ये इज यहां पर मेन वर्ब है। और करण इज रनिंग ऑन द रोड, यहाँ पर दौड़ने का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है। अब बात आती है टेंस की। इज देखते ही, वॉज देखते ही कंटिन्यूअस बताते हैं। भाई करण इज माय कज़न, इसका टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है। करण इज रनिंग कंटिन्यूअस जब होगा, जब प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी, आईएनजी वाली फॉर्म होगी, तो इस सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। वैसे ही आई वॉज वेटिंग, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट। वैसे ही कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट का कि हैज, हैव, हैड देखते ही परफेक्ट बताते हैं। जैसे ही हैज अ ब्यूटीफुल कार, he has finished
हिज वर्क, देखो ध्यान से, यहां पर हैज फिनिश्ड में फिनिश्ड मेन वर्ब है और हैज हेल्पिंग वर्ब है और इसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन यहां पर हैज, ही हैज अ ब्यूटीफुल कार, उसके पास एक अच्छी कार है, एक खूबसूरत कार है। तो यहां पर हैज मेन वर्ब है और इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगी। ये तो यहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग को फॉलो कर रहा है कि वर्ब के साथ में एस या ई एस का लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हैव की फॉर्म है और मेन वर्ब के रूप में यूज की गई है, इसलिए क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे ही भाई कबीर हैड माय पेन, कबीर के पास मेरा पेन है। और कबीर हैड ब्रोकन माय पेन। यहां पर इसने हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी वर्ब का यूज हुआ है। थर्ड फॉर्म दी वर्ब इज यूज्ड विद हैड, देयरफॉर इट इज पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहां पर हैड, इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ हैव, देयरफॉर इट इज पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म किसमें यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। और यहां पर हैड मेन वर्ब है और यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे समझ में आया? चलो इससे और आगे पढ़ते हैं। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट मेन वर्ब। मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं। मेनली वी कैन डिवाइड इनटू टू सेक्शंस, टू पार्ट्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इन्हें भी समझ लेना चाहिए। बी a verb that requires an object after it to give complete sense is called a transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? जिसको ज़रूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की, हमेशा एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है इसके बाद में अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए। जैसे शी बॉट, अब ये वर्ब है, उसने खरीदा। उसने खरीदा इतना कहने के बाद में एक क्वेश्चन विल रेज्ड इन आवर माइंड कि व्हाट, क्या खरीदा। तो यहाँ पर कुछ जो भी खरीदा है उसे वो लिखना पड़ेगा। जैसे अ टॉय, शी बॉट अ टॉय। वी एट, हमने खाया। तो यहाँ भी क्वेश्चन उठता है भाई, कंप्लीट सेंस नहीं है। तो वी एट स्वीट प्लम्स, हमने मीठे बेर खाए। तो
द वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव क्या होता है भाई, इसी को देखो। इंट्रांजिटिव क्या होता है, इसे नोट कर लेना पॉज करके, बस छोटा सा अंतर होता है, बस यहां से चेंज कर सकते हैं। अ वर्ब दैट डजंट require an object after it to give complete sense is called an intransitive verb, called an intransitive verb। ट्रांजिटिव था तो ए लगाया, इंट्रांजिटिव है तो क्या लग जाएगा, एन। अब इंट्रांजिटिव वर्ब भाई कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब को समझें। देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे शी स्माइल्स, शी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। अब इसमें कहाँ ज़रूरत है कि व्हाट, नहीं ज़रूरत। शी स्माइल्स या मोहित जंप्स, मोहित कूदा, अब इसमें क्या जरूरत है व्हाट की, कि इसमें तो कंप्लीट सेंस दे रही है। दे वॉक, वे घूमते हैं, वे चलते हैं। तो कुछ ऐसी वर्ब्स जिनको ज़रूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए, वे होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखो इससे आगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स समझ में आ गए। इससे आगे अब सब्जेक्ट हो गया SVOCA। क्या पढ़ रहे हैं हम, SVOCA पैटर्न। सब्जेक्ट पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, अब आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ पर्सन और अ थिंग वी a person or thing which is used to declare what has happened with it is called an object। कि भाई उसके साथ क्या हुआ है ये बताने के लिए हम जिस पर्सन और थिंग का प्रयोग करते हैं, हम किसी पर्सन या थिंग का प्रयोग ये बताने के लिए करते हैं कि इसके साथ क्या हुआ, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। अब जैसे मदन हैज़ stolen your watch, भाई ये सब्जेक्ट है, हैज़ स्टॉलन वर्ब है, योर वॉच ऑब्जेक्ट है। वॉच के साथ क्या किया गया, उसे चुरा लिया गया। किसने चुराया, ये काम को करने वाला है, ये सब्जेक्ट है। इसके साथ किया गया है तो ये ऑब्जेक्ट है। We purchased some medicines
मेडिसिन्स, हमने कुछ दवाइयाँ खरीदी। परचेज्ड वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, सम मेडिसिन्स ऑब्जेक्ट है। क्यों है ऑब्जेक्ट? क्योंकि इनके साथ ये वर्क किया गया, इन्हें खरीदा गया। अब भाई ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानेंगे भाई कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है? इफ अ सेंटेंस हैज ओनली वन ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो होगा हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की लड़ाई शुरू होती है व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। मोस्टली दो से ज़्यादा कम ही यूज़ होते हैं, लेकिन कम से कम दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें हमें डिसाइड करना पड़ता है विच वन इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या गलतियां करते हैं, हमने कई बच्चों को कहते हुए सुना है, पता नहीं कहाँ से सीखा, कि भाई जो सजीव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, निर्जीव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। भाई लिविंग नॉन लिविंग थिंग का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। भाई जैसे अब दोनों ही लिविंग थिंग हो, जैसे मुकुंद गे या सोल्ड, मुकुंद सोल्ड हिज डॉग टू मी। मुकुंद सोल्ड हिज डॉग टू मी। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, हिज डॉग और टू मी। अब भाई इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, किसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक वर्ब से क्वेश्चन कर दें व्हाट। क्या क्वेश्चन कर दें? व्हाट। कि सोल्ड बेचा, व्हाट क्या बेचा? भाई क्या बेचा? आंसर क्या आएगा? हिज डॉग। तो ये क्या हो गया भैया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो व्हाट का आंसर आ जाए वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन क्या करेंगे हम? हुम। बेचा हुम किसे? जो आंसर आएगा यहां पे क्या आएगा? टू मी या मी। टू मी कहें या मी, तो ये क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब भैया इसमें दोनों ही सजीव हैं, तो यहाँ लिविंग नॉन लिविंग थिंग का कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो व्हाट का आंसर होगा। क्वेश्चन से क्वेश्चन रेज करेंगे, सोल्ड बेचा, क्या बेचा? जो आंसर आएगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम से क्वेश्चन किया, हुम किसे? तो जो उसका आंसर होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब और भी आप बात कर सकते हैं, जैसे ही गेव मी अ पेन। ही गेव मी अ पेन। गेव, व्हाट गेव? भाई क्या दिया? अ पेन। अ पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम किसे? मी, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट होता है, अब चाहे वो हुम का आंसर हो या व्हाट का आंसर हो, वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। अब देखो इससे अगला भाई पार्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी समझो।
ध्यान देंगे, अ नाउन which is used after the verb to give complete information about a person or a thing is called a compliment। भाई कोई भी नाउन जो वर्ब के बाद में यूज किया जा रहा है, नाउन, केवल नाउन जो वर्ब के बाद में यूज किया जा रहा है, एक पर्सन या थिंग क्या है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। अब वो पर्सन और थिंग जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट दो तरह के हो गए, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट कितने तरह के हो गए? दो। कौन कौन से? कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से, सेंटेंस से समझते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे सुधीर is clever, दूसरा है सुमित was my neighbor। हाँ भाई, अगला है रीना has bought, बड़ा सेंटेंस नहीं करते, bought a pen। अब देखो ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुधीर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, क्लेवर, क्लेवर ध्यान से देखो, क्लेवर एक एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन। नाउन को कैसे समझेंगे भाई? नाउन से पहले, जैसे कि यहाँ नेबर है, नाउन, ये नाउन है क्योंकि नाउन से पहले कोई या तो जैसे कहता है डेटरमिनर आएगा। अब वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ न कुछ डिटरमिनर जरूर होगा जो डिटरमाइन करता है। तो कॉम्प्लीमेंट केवल और केवल ओनली क्या होता है? अ नाउन। सुमित सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और माय नेवर क्या है? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका यूज इस सब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए किया गया है कि सुमित क्या था। अब यहाँ पर लेकिन वो नाउन होना चाहिए, क्या था, तो ये भी दे रहा है कि सुधीर इज क्लेवर, सुधीर क्या है? क्लेवर है, लेकिन ये उसकी विशेषता बताने वाला एक वर्ड है, इसे कहेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, केवल नाउन ही कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि नाउन के 5 केसेस होते हैं, नाउन के 5 तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ये भी किसी दिन डिस्कस करेंगे भाई। नाउन नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं, ये नाउन का 3rd केस हो गया, ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन।
थर्ड हो गया फोर्थ हो गया कॉम्प्लीमेंट, और फिफ्थ हो गया एपोजिशन। एपोजिशन क्या है? पास पास में जब दो नाउन यूज हो जाएं। सुधीर माय फ्रेंड इज कमिंग, सुधीर माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड सुधीर का एपोजिशन है। ये माय फ्रेंड एक नाउन है, सुधीर के लिए यूज किया गया है, पास में यूज किया गया है, तो माय फ्रेंड सुधीर के लिए क्या है? एपोजिशन। सुधीर इज माय फ्रेंड, यहाँ पर माय फ्रेंड एक नाउन है, लेकिन वर्ब के बाद में यूज किया गया है कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो ये होगा एक कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। जबकि रीना यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हैज़ बॉट वर्ब है, और ए पेन इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक नाउन होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। अब आपको कॉम्प्लीमेंट दो बताए हैं, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये किसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है? सब्जेक्ट की, तो ये कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। आई एम अ टीचर, अ टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये दोनों कौन से कॉम्प्लीमेंट हुए? कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब कोई व्हेन a noun is used to give complete information about the object, it will be called complement to object. For example, Nayan appointed Kiran his assistant। देखो ध्यान से, नयन सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड वर्ब है, किरण ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके साथ किया गया है काम कौन सा? अपॉइंट करने का, तो ये ऑब्जेक्ट है। हिज असिस्टेंट, ये भी एक नाउन है। असिस्टेंट किसकी? ये असिस्टेंट कौन है? किरण है। असिस्टेंट कौन है? किरण। जैसे माय नेबर कौन है? सुमित। कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट की, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट हुआ। ये कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट हुआ, CO। कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट है, कोबाल्ट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, ये है कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट की बात अब हम बात करते हैं, तो अगला वर्ड आता है एडजंक्ट। भाई एडजंक्ट क्या होते हैं? All the adverbs and adjectives are counted in adjunct, लेकिन adjunct वो होंगे जो बाद में आएंगे। जैसे my neighbor, हालांकि यहाँ पर my एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव एडजंक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट my इसके साथ यूज हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ my आप जानते होंगे जैसे एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव जैसे यही होता, सुधीर इज क्लेवर पर्सन। क्लेवर पर्सन होता तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता, ठीक। वहाँ क्लेवर को काउंट नहीं करेंगे। अगर क्लेवर सबसे लास्ट में आ रहा है तो ये एडजंक्ट में आएगा। किस में आएगा? एडजंक्ट में। ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ एडवर्ब्स। भाई एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन बाद में डिस्कस करेंगे। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, कंपैरिजन, सपोजिशन, मैनर, ये सभी तरह के एडवर्ब्स जो लास्ट में आते हैं किस में काउंट किए जाते हैं? एडजंक्ट में। इस तरीके से ये SVOCA इस फॉर्मूले को समझ लेना चाहिए। अब हमने यहाँ पर आपके कुछ जो जनरली जो मिस्टेक करते हैं उसको दूर करने की कोशिश की है। पर्सनली आपके पास में भाई हमारा 8875829414 ये कॉन्टैक्ट नंबर है।
किसी को अगर कोई डाउट होता है तो इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बाय।